हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। तो हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 9 का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। तो हमने कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में देखे गए स्टैट्स के, तो वही लेक्चर को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देखने वाले हैं, कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन हमको कैसे आंसर करने हैं। ठीक है, तो आप पहले क्या करना है, इस चैप्टर को पहले कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखना कि आप लोगों से क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग पहले ये होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था, कि ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था आई गेस या। तो आप लोग अपना आंसर मैच कर लेना इससे, जो भी आपने सॉल्व किया है। तो हमारा डेटा क्या है, 4, 5, 6, 7, 8 और x। ये जो पूरा डेटा है ना, इसका जो मीन है वो हमको दे रखा है 9। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, मीन इज 9। तो मीन पहले निकाल लेते हैं। मीन क्या होता है, जितना भी जो डेटा ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम। 24 + 5 + 6 + 7 + 8 + x डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 9। तो ये कितना आ जाएगा, 7 + 8 दैट इज 15, 15 + 6 दैट इज 21, 21 + 5 दैट इज 26, and then 26 + 4 that is 30. 30 plus x is equals to 9 into 6, right? So this will, x is equals to 9 into 6 minus 30. So 9 6 are 54, 54 minus 30। तो यहाँ से मेरी जो वैल्यू आएगी x की वो कितनी आ जाएगी, 5 और 3 2, 4 minus 0 is 4। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आएगी 24। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज़ को, कि हमारा जो मीन आएगा वो 9 आ जाएगा कि नहीं आएगा। देखो 5 + 4 9, 9 और 9 + 6 विल बी 15, 15 + 7 is 22, 22 + 8 is 30, 30 + 24 is 454, 54 डिवाइड बाई 6, 6 9s are 54। हाँ, तो आंसर तो सही है हमारा, तो ये ऑप्शंस गलत हैं इसमें। तो 24 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 7। ओके, next question is, if each data in the observation is increased by 5 then the mean is। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है ये क्वेश्चन में, ये जो डेटा की हर वैल्यू है ना, ऑब्जर्वेशन है सपोज मेरे पास x y z, ठीक है, इसका मीन है कुछ m, m इज द मीन ऑफ द डेटा x y z। तो अगर हर वैल्यू को, ईच डेटा इन द ऑब्जर्वेशन, हर डेटा को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया 5 से, यानी इसको भी इंक्रीज कर दिया x + 5 से, इसको कर दिया y + 5, इसको कर दिया हमने z + 5, तो मीन में कितना चेंज आएगा हमको वो बताना है। तो देखो ये वाले डेटा से अगर हम देखें कि जो मीन है वो कितना हो जाएगा, x + y + z डिवाइड बाय 3, राइट। अब जो नया वाला ऑब्जर्वेशन है इसका मीन निकालते हैं, x + 5 + y + 5 + z + 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो दिस विल बी x + y + z डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 + 5 + 5 दैट इज 15 डिवाइड बाय 3। तो देखो ये वाला जो मीन था, ये वाला वो क्या था, ये तो प्रीवियस वाला मीन था m प्लस, और ये क्या है 5। तो इसका मतलब जब हमने प्रीवियस वाली ऑब्जर्वेशंस में कुछ फिक्स वैल्यू से हमने वैल्यू को इंक्रीज किया, हर वैल्यू को ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज किया, तो हमारा जो मीन की वैल्यू थी, जो मीन की वैल्यू थी वो भी क्या हो गई, उतने ही नंबर से इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जर्वेशन 5 से इंक्रीज हुई तो जो मीन होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो हम इसको एज अ रिजल्ट मान सकते हैं। फिर इसको देखो हम लोग इन जनरल भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इंक्रीज बाय 5। इसी तरीके से अगर सपोज करो हमें इंक्रीज का ना करना हो, डिक्रीज का करना हो, ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं यहीं पे। अगर मान लो, एक सेकेंड, अब देखो मैंने क्या किया, जो मेरे पास ये ऑब्जर्वेशंस थी ना एक्स वाई जेड, इन ऑब्जर्वेशंस में ना मैंने थोड़ा सा चेंज किया। एक्स वाई जेड तीनों ऑब्जर्वेशंस हैं, अब इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देम आई डिक्रीज दीज वैल्यू बाय 5, x - 5 किया,
y माइनस 5 किया और z माइनस 5 किया। तो इनिशियली मेरा मीन कितना था, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय 3। अब जो न्यू मीन आया मेरा m डैश, वो कितना आएगा, x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 प्लस जेड माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से इसको जब सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 डिवाइड बाय 3। दैट इज बेसिकली x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 5 5 दैट इज 15 डिवाइड बाय 3। तो इसका मतलब जो m डैश जो नया मीन आया वो कितना आया, पुराने मीन में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मतलब जैसे जैसे हमारी ऑब्जर्वेशंस में चेंज आता है ना, उसी हिसाब से हमारा मीन इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये ऑब्जर्व किया कि मीन की ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशन हमने बढ़ाया, डेटा का वैल्यू बढ़ाई, तो हमारे पास मीन भी क्या होगा, उसी नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। जो भी हमें कुछ भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, एक्स वाई जेड जो भी हमें वैल्यूज दे रखी है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इनका जो भी डिफरेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो भी हमने रेंज का क्वेश्चन किया था, तो मैक्सिमम और मिनिमम का हम लोगों ने डिफरेंस लिया था, दैट इज द रेंज, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेंज। ओके, सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम वैल्यू वी नीड टू कैलकुलेट इफ द रेंज इज 38। रेंज हमको दे रखा है 38 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 82। तो नाउ वी नो दैट कि हमको रेंज तो पता है ना कितना होता है, रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट। तो रेंज की वैल्यू है 38, मैक्सिमम वैल्यू वी डोंट नो दैट, तो ये हमको निकालना है। इसको इसको स्मॉल, इसको कैपिटल एम बोल देते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसको कैपिटल एम से डिनोट कर दिया, इसको आर से और इसको स्मॉल एम से, माइनस जो स्मॉल एम है ये हमको दे रखा है कितना, 82। तो दैट मीन्स माई मैक्सिमम वैल्यू विल बी 38 प्लस 82। that is 8 plus 2 10, 1 carry, 8 plus 4 is 12। तो my maximum value is 120। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो हो सकता है ना, देखो रेंज पूछ रहा है तो हो सकता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे दे, ठीक है। और हो सकता है रेंज और मैक्सिमम वैल्यू दे दे तो मिनिमम वैल्यू पूछ ले, हो सकता है रेंज और मिनिमम वैल्यू दे दे तो मैक्सिमम पूछ ले। तो यहाँ पे ये 3 से 4 टाइप की हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस बन सकती है कि हमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, जैसे पीछे क्वेश्चन में पूछा था कि मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस क्या होता है, रेंज होता है। तो इस हिसाब से 3-4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इजिली क्या बन सकते हैं हमारे पास, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता ऑब्टेन इतना 16, 14, 18, 20 marks out of 25 in maths in weekly test in the month of January. The mean marks of the कविता is, तो हमें क्या करना है, मीन मार्क्स निकालने हैं कविता के, ठीक है। कौन कितने मार्क्स आए हैं उसके, 16, 14, 18 एंड 20। तो इस डेटा का हमको क्या निकालना है, बेसिकली मीन निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप का डेटा दे सकता है, वो बोल सकता है कि एक क्लास है जिसमें कुछ 20 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, उनका जो एवरेज हाइट है, यानी एवरेज हाइट नहीं, वेट या हाइट नॉर्मली दे सकता है, तो पूछ सकता है कि उनका एवरेज हाइट बताओ, एवरेज वेट बताओ। तो इस टाइप से ना वो आसपास की लाइक डेली लाइफ से रिलेटेड, वो मतलब होता है ना स्कूल में डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो उस टाइप का डेटा कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो भी हमको ऑब्जर्वेशंस दिए उनका सम कर दो मीन के लिए और उसको डिवाइड कर दो तुम्हें कितनी ऑब्जर्वेशंस दे रखी है। ये ऑब्वियस ही बात है, 1 2 3 4 4 ऑब्जर्वेशंस है। पहले इनका कर देते हैं सम। तो 0 प्लस 8 4 12, 12 प्लस 6 इज 18, तो 8 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 4 5 6, 68 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो मीन क्या आ जाएगा मेरे पास डेटा का, मीन इज 17, राइट। दिस इज द मीन, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका हमको मीन दे रखा है 9, देन द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस इज। देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अलग पूछा है, तो ध्यान से देखना क्या दिया है, हमें क्या निकालना है। हमें जो ये डेटा दिया है ना, ये इस डेटा का जो मीन है वो 9 है। हमें क्या कह रहा है, मीन निकालना है लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। हमें बोल रहा है कि जो डेटा है उनका मीन हमको दे रखा है और हमें मीन निकालना है लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का। तो मीन हमको दे रखा है इस डेटा का, राइट। तो इन सब का पहले मीन लिख देते हैं। मीन है 9, तो इसका मतलब x+3 प्लस x+5 प्लस x+7 प्लस x+10 डिवाइडेड बाय, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन हैं, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो अभी कितनी वैल्यू आ जाएगी देख लेते हैं। दिस इज x प्लस x प्लस x, 3x 4x 5x, तो 5x प्लस 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 10 28, 28 plus 7 will be 35, and this will be 9 into 5, 9 into 5 will be 45. So value of 5x is 9 5s are 45 और minus 35, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x is equals to 10, so the value of x will be 20, sorry 2 only, है ना, 5 2s are 10। तो देखो x की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो अभी हमारे पास क्या आएगा, ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना इनकी प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। अभी ये x की टर्म्स में थे, अब हमें क्या करना है, लास्ट के 3 टर्म्स को ऑब्जर्वेशन निकालना है, राइट। लास्ट के 3 टर्म्स कौन से हैं ये देख लेते हैं पहले, x+5, x+7 और x+10। हमें क्या करना है, इनका मीन निकालना है, मतलब इसको डिवाइड कर दो 3 से और इनका सम कर दो साथ में, है ना। पर अभी देखो हमें अभी x की टर्म में सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें x की वैल्यू पता है। तो x की वैल्यू को 2 डाल दो, तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 प्लस 7 इज 12 प्लस एक और है 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा, 12 + 6 18, 18 + 10, 18 + 10 इज 28 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 28 को लिखना है हमें इन टर्म्स ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 28 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, 3 9s are 27 एंड इट इज 1। तो मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकालना था ना हमको, x+5 x+7 x+10। हमने वैल्यू सही लिए हैं, 2 + 2 4 और 2 6, 7 + 5 इज 12, 12 + 10 इज, ठीक है ये भी 22 हो जाएगा, 22 और उसमें 6 ऐड करेंगे 28। हाँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 1/3। आई गेस ये ऑप्शन में बहुत मिस्टेक डाली हुई है पेपर में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो वैल्यू आएगी लास्ट 3 वैल्यूज की जो मीन है वो कितनी आएगी, 9:1/3। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, डेसिमल में पूछ सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेंज ऑफ द डेटा इज, क्या करना है हमको, रेंज कैलकुलेट करना है। तो रेंज के लिए हमें क्या करना है, हमने सीखा था रेंज इज द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, फिर उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू m कितना है देख लेते हैं, 24 22 24.3, तो 25.7 इज द मैक्सिमम आई गेस, है ना। इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है, बाकी सब छोटे हैं। फिर मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 16, ओके 2.8 इज द मिनिमम। तो रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो 25.7 और 2.8, 17 - 8 is 9,
देन 4 इज द कैरी 2 2, ठीक है। तो 22.9 इज द रेंज ऑफ द गिवन डेटा, रेंज इज 22.9। तो रेंज बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, डेटा का अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम निकालो, मिनिमम निकालो, और वहां से क्या करना है, उनका डिफरेंस निकाल दो, दैट विल बी द रेंज। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, नाउ वी विल सॉल्व सम assertion एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। तो assertion और रीजनिंग में होता क्या है, देखो यहाँ पे पहले हम लोग डायरेक्शन को समझ लेते हैं कि डायरेक्शन को हमें कैसे इंटरप्रेट करना है। सो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट ऑफ assertion इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजनिंग। मतलब हमको दो स्टेटमेंट गिवन होंगे, assertion का और एक रीजनिंग का, ये दो स्टेटमेंट हमको गिवन होंगे। हमें क्या करना है, और फिर उन assertion और रीजनिंग के आंसर्स को मार्क करना है। कैसे मार्क करना है वो देखेंगे हम लोग। देखो, अगर assertion ट्रू है, रीजनिंग फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट जो होगा assertion का और दूसरा होगा रीजनिंग का। assertion अगर फॉल्स है, रीजनिंग अगर ट्रू है, ठीक है, तो क्या होगा, सी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। अगर assertion फॉल्स है और रीजनिंग मेरा ट्रू है, सॉरी उल्टा, ये मैंने उल्टा कर दिया ना। अब अगर assertion है फॉल्स, रीजनिंग है ट्रू, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे सी और डी के। अब बात आती है दोनों की ट्रू की। अगर assertion भी है ट्रू और रीजनिंग भी है ट्रू, दोनों अगर ट्रू है ना, तो दो केसेस आते हैं। पहला कि अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है कि कौन सा मार्क होगा, ए होगा या बी होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो जो भी हमें रीजनिंग दे रखी है, अगर हमने इसको यूज किया है एक्सप्लेनेशन में, सॉरी assertion में, assertion में अगर हमने रीजनिंग को यूज किया है, देन माई ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज दिस इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion, है ना, वो करेक्ट रीजन होगा assertion के लिए। लेकिन अगर हमने यूज नहीं किया तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, दैट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion, तो माई बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को देखना है कि स्टेटमेंट, पहले सबसे पहले यही काम करना है कि अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो सी ऑप्शन है, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो डी ऑप्शन, अदरवाइज इन दोनों में से हमें चूज करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करने हैं assertion रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो ये जो ये चीज़ है ना, डायरेक्शंस वगैरह, ये तुमको पेपर में दिया होगा कि कैसे तुम्हें आंसर्स को मार्क करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग अपने क्वेश्चंस को देख सकते हो। चलो चलो, द क्वेश्चन इज, द assertion स्टेटमेंट इज, इफ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 11, देन द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 8। जो 5 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन है 11, तो मीन है 11, मतलब x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8, ये जो मीन है 5 ऑब्जर्वेशन का वो कितना है, 11 है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज 5x, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 विल बी 20, और ये हो जाएगा 11 इंटू 5 55। फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 5x विल बी 55 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 35। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाय 5, तो x की वैल्यू है 7। अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 7। तो अब देखो जो डेटा है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, 7, 7 प्लस 2, 7 प्लस 4, 7 प्लस 6, 7 प्लस 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेटा आ गया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हमें क्या करना है, लास्ट के 3 का ऑब्जर्वेशन का मीन चाहिए। तो लास्ट के 3 है 11 13 एंड 15, तो इनका मीन निकाल लो, 11 13 एंड 15 का 3 का हमें मीन निकालना है। तो दिस इज 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9 एंड 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 2 8, ठीक है। तो दिस इज 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो 13 इज द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। बट इसने कितना बोल दिया, 8 बोल दिया, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। अब क्या बोल रहा है, मीन ऑफ द n ऑब्जर्वेशन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये बात सही बोली है कि जो मीन होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दो उसको सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन से। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया ना इसने। मीन ऑफ द n ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम। इट शुड बी सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आई गेस लिखने में उल्टा हो गया। इट शुड बी सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है।
तो इसको ना ऐसे कर लेना, ये ऐसे नहीं होगा, विल बी सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, मीन क्या होता है, यही तो होता है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6 इज 9। रेंज जो है 6 मल्टीपल्स का जो है वो 9 होगा। देखते हैं, जो 6 मल्टीपल्स हैं 6 के, 6 इज द फर्स्ट मल्टीपल, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। तो ये 6 मल्टीपल्स आ गए 6 के। हमें क्या चाहिए, इसका रेंज चाहिए। तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम वैल्यू है 36, माइनस मिनिमम कितनी है, मिनिमम वैल्यू है 6। तो रेंज तो कितना आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो रेंज आना चाहिए, डिफरेंस इज 30, तो रेंज शुड बी 30। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, so here the statement is false, but range is maximum minus minimum, the statement is true. So here D option is the correct answer. Okay, now next question is the median of the given data 83 37। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है ना हमको, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, 29 से शुरू होगा ये 29, फिर आएगा आई गेस 30 नहीं है 29, फिर 30 की लाइन में है 34, तो ये मार्क भी कर लेते हैं, 29 हो जाएगा, 34 होगा, देन 37 हो जाएगा, उसके बाद होगा 41, राइट 41, देन 45, उसके बाद 54, देन 63, देन 70, देन 83, 70 63। ठीक है, सारे हो गए ना। हमें क्या चाहिए, इसका मीन चाहिए। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, मीडियन होती है। तो 9 + 1/2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन। ठीक है, तो 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, 3 4 5 45। ठीक है, ऑड ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ। तो 5th ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन, 45 शुड बी द आंसर, बट दिस इज नॉट द आंसर, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, द मीडियन ऑफ n odd number of observation is n + 1 डिवाइड बाई 2, द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो, अगर यहाँ पे इन्होंने सही दिया होता, ये वाला यहाँ पे सपोज अगर 45 दे दिया होता ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता, क्योंकि हमने इसी को तो यूज किया है ना इसको मीडियन को निकालने के लिए। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन हो जाता है, बट हेयर इट विल बी अ डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the median of the following observation arranged in ascending order is 63, then the value of x। देखो क्या बोला है इसने, एक ऑर्डर डेटा है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने अरेंज करके दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है, मीडियन उसका दिया है हमको, मीडियन इज 63। देखो कितनी वैल्यूज है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना। तो n/2, n/2th और n/2 + 1th टर्म का जो मीन आएगा दैट इज माय मीडियन, दैट इज माय मीडियन। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। तो n/2 यानी 10/2 यानी 5th और 6th टर्म, 5th क्या है x, 6th क्या है x/2। तो इन दोनों टर्म्स का जो मीन होगा दैट इज माय मीडियन, सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग x निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2x + 2 = 63 × 2 दैट इज 6 and 12। तो 12 - 2 विल बी 124। तो x विल बी, सॉरी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 124 डिवाइड बाई 2
2 6 2 2 तो x की वैल्यू आ गई 62। यही हमारा क्या है, x की वैल्यू। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ मीडियन ऑफ n of even observation is n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divided by 2, यानी इन दोनों का जो एवरेज होगा that is the median of n observation when n is even. So the statement is also true and the correct explanation for the above. So A is the correct answer. Okay, next question. The following data of wages per day is given, then the mode of the data is 8. Mode is कि कितनी ज़्यादा बार कोई डेटा में वैल्यू रिपीट हो रही है। तो देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, तो 8 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कोई और वैल्यू है जो इससे ज़्यादा बार आ रही है, वो भी देख लेते हैं। 7 एक बार, 2 बार, 3 बार। तो आई गेस या 8 इज द, क्योंकि 8 क्या है, हाईएस्ट टाइम्स रिपीट हो रही है, तो 8 क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा, सॉरी मोड हो जाएगा। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसने बोल दिया कि जो मॉड है ना वो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये तो हमारा रेंज का डेफिनेशन होता है ना, लोवेस्ट माइनस हाईएस्ट। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीडियन ऑफ द अबव डेटा इज 39। इसको क्या करना है, पहले अरेंज कर लेना है। तो अरेंज कर लेते हैं इसको पहले। तो क्या है डेटा, सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा 25 इज द स्मॉलेस्ट। उसके बाद 31 आई गेस, 25 हो गया, 31, देन 32, देन 34 भी हो गया, देन 39, देन 42, 43, 45, 46। ये हमारा क्या है, मीडियन। इसका डेटा बताना है, मीडियन बताना है इस डेटा का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो मतलब फिफ्थ टर्म दैट इज n+1/2th टर्म इज द मीडियन। दैट मीन्स द फिफ्थ टर्म है 39। सो दैट मीन्स दिस इज द मीडियन, है ना। तो मीडियन है 39। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या बोल रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इवन देन द मीडियन इज द मीन ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म। तो ये बात तो है सही, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों, यहाँ पे पूछ रहा है मीडियन ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे इसने दिया है मीडियन फॉर द इवन नंबर ऑफ टर्म्स। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें ऐसे एनालाइज करना है कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन कह रहा है difference between the maximum and the minimum value of the variable is called its range। क्या लग रहा है, सही है गलत है? सही है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है दैट इज द रेंज। नंबर ऑफ टाइम्स अ ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ डेटा इज कॉल्ड रेंज। अब यहाँ इसने गलत बोल दिया कि जितनी बार जो नंबर ऑफ टाइम्स, एक मिनट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएबल अकर इन अ डेटा दैट इज द मोड ना। तो दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि रेंज क्या होता है, डिफरेंस ऑफ लोवेस्ट माइनस हाईएस्ट ना। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड ऑफ द गिवन डेटा। मोड क्या है, बेसिकली मोड का मतलब है जो कि सबसे ज्यादा बार वैल्यू रिपीट हो रही है। तो देख लेते हैं, 120 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और आई गेस इससे ज्यादा बार तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही ना। 130 2 बार ही हो रही है, 140 भी 2 ही बार है। तो या 120 इज द आंसर। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the observation that occurs most frequently, the observation with the maximum frequency is called the mode। बिल्कुल सही बात बोली है कि जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड बोल देते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मोड। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो पहला भी स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, और हमने इसी को यूज करके तो इसका आंसर दिया है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है दैट इज माई मोड। तो हियर ए ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हियर वी आर डन विद द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। यहाँ हमने अपने सारे एमसीक्यूज और एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपने पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना और सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।